हिंदू समाज को तो छोड़ दीजिए, जो मुसलमानों की घर की महिलाएं हैं वो भी नरेंद्र मोदी जी को ही अपना नेता मानते हैं। जो अन्य जातियां के लोग हैं वो भी अपने 5-7 पीढ़ियां पीछे जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके भी बाबा परदादा जो है वो हिंदू ही थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में जितना दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ था उतना किसी सरकार में नहीं हुआ है। 100 दिन के भीतर उन्होंने वादा किया कि यहाँ की चीनी मिल चलेगी। चीनी मिल तो नहीं चली, आज तकरीबन 10 साल बीत गए। चीनी मिल को यहाँ से उठा के शहर से बाहर स्थापित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है और ये जल्द हो जाएगा। पिछले 10 सालों में सिर्फ अभी सरकार सोच रही है कि यदि यहाँ से मौर्य जी चुनाव लड़ते हैं, स्वयं प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन से, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? तो निश्चित रूप से हम लोग इस बार 8 लाख वोट पाएंगे, चाहे विरोध में कोई व्यक्ति आके चुनाव लड़े, स्वयं अखिलेश जी आके चुनाव लड़े, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 8 लाख वोट पाएगी। नमस्ते। लोकतंत्र की खूबसूरती किसे कहते हैं, ये बात मैंने बहुत पहले एक किताब में पढ़ा था कि जब जनता से जनता की बात की जाए तो लोकतंत्र की परिभाषा तय होती है। हम अक्सर लोगों से बात करते हैं, जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं, सत्ताधारियों से बात करते हैं, लेकिन बात किसी स्तर पे युवाओं की हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं खुद भी युवा हूँ तो समझता हूँ कि युवाओं की सोच और उनकी समझ कैसी है। कुशीनगर की लोकसभा पहले से भी काफ़ी चर्चित रह चुकी है और चूँकि मैं अभी कुशीनगर में हूँ और लोकसभा का बिगुल बज चुका है, तो देश में चुनाव को लेकर तमाम सारे कायस लगाए जा रहे हैं। खैर, एक और मुद्दा अभी सामने आया जब कुशीनगर को लेकर ये चर्चा हुई कि स्वयं प्रसाद मौर्य यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। खैर, अभी ये इस पे बात भी होगी। ऐसे तमाम सारी बातें होंगी, ढेर सारे सवाल करेंगे और इन सभी सवालों का खूब बढ़िया से, कैमरे के पीछे तो खूब बढ़िया से जवाब इन्होंने दिया, तो मैंने कहा इसको रिकॉर्ड किया जाए। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और छात्र संघ से जुझारू राजनीतिक के एक बहुत बड़े छात्र संघ से चुनाव लड़ते हुए कार्यकर्ता कह सकता हूँ मैं, छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े कर्मठी कार्यकर्ता हैं। ऋतिक सिंह गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं सवाल कहूँ तो एकदम सीधी सी बात है, आपने तो चुनावों को काफ़ी समय से देखा हुआ है। वर्ष 2002 से आप छात्र संघ की चुनाव और तमाम सारी चीज़ों में अब लगे हुए हैं। यहाँ कुशीनगर की जो लोकसभा सीट है उस पर आपने तमाम सारे अलग अलग चेहरों को आपने देखा है। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपने प्रत्याशी बनाए हुए हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। तीसरा कार्यकाल पे ये चुनाव होने जा रहा है और प्रत्याशी विजय कुमार दुबे हैं। यदि कोई विपक्ष में ऐसा व्यक्ति आए तो क्या लगता है कि मतलब क्या समीकरण हो सकता है? देखिए, पूरे देश का एकमात्र समीकरण है कि अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। कहीं भी किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चेहरा कोई भी हो, सबके नज़र में नरेंद्र मोदी जी हैं। और यहाँ पे विजय दुबे जी की जहाँ तक की बात है, तो मैंने अभी आपने कहा कि मैं काफ़ी दिनों से राजनीति को देख रहा हूँ, तो मैं आपको यह बात बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज तक मैं जब से मुझे राजनीति में जब से ठीक से मैं रहा हूँ तब से विजय दुबे जी से ज़्यादा चलने वाला सांसद कुशीनगर में कोई नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से विजय दुबे जी इस बार यहाँ के कार्यकर्ताओं का नारा है अब की बार 8 लाख पार। चूँकि 5,97,000 वोट पिछली बार हो पाए थे 2019 के चुनाव में, तो इस बार निश्चित रूप से 8 लाख पार का नारा है और निश्चित रूप से ये पूरा होगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं लगता है कि जैसे कार्यकर्ताओं से तो मैंने बात नहीं की है, आम जनता से बात की है, लोग सिंबल को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ पे प्रतिनिधि पे जो है विशेष बल नहीं दिया जाता है, सिंबल को बल दिया जाता है कि पार्टी के नाम पे कोई व्यक्ति आया है तो उसको तो जीतना ही है, तो चाहे वो विजय कुमार दुबे क्यों ना हो या कोई व्यक्ति क्यों ना हो। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सिंबल पे इसलिए विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा कार्यकर्ता होता है बूथ का कार्यकर्ता, और बूथ के कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक कोई भी व्यक्ति है वो सिंबल से ही चुनाव चलना है। और पार्टी जिसको तय कर देगा वो बुद्ध का भी कार्यकर्ता क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी जिसे तय करेगा वही चुनाव जीतेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घर घर में व्याप्त है और समस्त, अभी आपने सुना होगा एक चल रहा है ट्रेंड इस समय, मैं हूँ मोदी का परिवार। तो
तो इसमें आम जन अपने मन से कह रहा है कि मैं हूँ मोदी का परिवार, क्योंकि मोदी जी सबके सुख दुख में चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सबके सुख दुख में चल रही है। इसलिए कोई प्रत्याशी हो, हमारा निशान कमल निशान, और निश्चित रूप से कमल निशान पे सारे लोग वोट दे के भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। मैं 2 मुद्दे गिनवाऊंगा। युवाओं से बात करिए, क्योंकि आप खुद युवाओं के बीच में रहते हैं, युवाओं के साथ अक्सर देखे जाते हैं। युवाओं के मन में तो एक ही सवाल रहता है ना कि उनको रोज़गार चाहिए, उन्हें काम चाहिए। वर्ष 2014 के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर आए और उन्होंने मन से ऐलान किया कि मेरे जीतने के 100 दिन के बाद, 100 दिन के भीतर जो पडरौना की चीनी मिल है, चूँकि ये अपना क्षेत्र कुशीनगर का गन्ना बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, तो चीनी की मिल यहाँ पे चलनी शुरू हो जाएगी। उस पर हालांकि उन्होंने उस समय के जो वर्तमान जो प्रतिनिधि थे कांग्रेस से यहाँ पे, उन पे तंज भी कसा। 100 दिन के भीतर उन्होंने वादा किया कि यहाँ की चीनी मिल चलेगी। चीनी मिल तो नहीं चली, आज तकरीबन 10 साल बीत गए, इस पर कोई बातचीत भी नहीं हुई सरकार के से। देखिए, भौगोलिक स्थितियां जो होती हैं, बड़े नेता जब आते हैं किसी कार्यक्रम में, तो भौगोलिक स्थितियों से अभी उतने वाकिफ़ नहीं हो पाते हैं। पडरौना चीनी मिल चलना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में है, माननीय मोदी जी के एजेंडा में है। लेकिन जिस समय यह चीनी मिल की स्थापना हुई थी, उस समय पडरौना बहुत छोटा शहर हुआ करता था। आपने देखा होगा फैक्ट्री के पीछे से रेलवे लाइन चली थी, जिससे चीनी जो है स्टेशन तक पहुंचता था। आज की स्थिति यह है कि अगर गन्ने की ट्राली अगर शहर से गुजरने लगे तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। एनजीटी इस पर परमिशन दे नहीं सकती, इसलिए सरकार जो है इस पर गंभीरता से, कहीं और बन सकता था फैक्ट्री। सरकार बहुत गंभीरता से चीनी मिल को यहाँ से उठा के शहर से बाहर स्थापित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है, और ये जल्द हो जाएगा। 10 साल सर आप सोच रहे हैं, पिछले 10 सालों में सिर्फ अभी सरकार सोच रही है। आपको पता होना चाहिए, बस्ती ज़िले का 2 बीमारू चीनी मिल था, रॉबर्ट्सगंज और बस्ती का। अभी 2 वर्ष पूर्व ही माननीय योगी जी ने जो है उन चीनी मिलों का फिर से जीर्णोद्धार करवाया है। क्रमशः जो है सारी चीनी मिलों को पुनः स्थापित करके और फिर से इसको जो है चीनी का कटोरा जो कहा जाता था, फिर से कुशीनगर ज़िले को उस तरह से बनाने का प्रयास जारी है। चलिए मैं उसको थोड़ा टेक्निकल समझाने की कोशिश करता हूँ। सरकार इकोनॉमिक कहती है कि हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, आने वाले इस टाइम में बिजनेस मॉडल को हम डेवलप करेंगे। कैसे डेवलप करेंगे? आपके पास इस जनपद में लगभग 16 चीनी मिल हुआ करती थी, जो आज सब बंद पड़ी है, चाहे वो रामकोला हो, लक्ष्मीगंज हो, कटकुइयाँ हो या पडरौना का हो। इन सभी चीनी मिल को यदि, मुझे ऐसा लगता है कि यदि इसको शुरू किया गया होता इन्हीं 10 सालों में, तो शायद हम उस पर कुछ वर्कआउट कर पाए होते, या लगभग कुछ हज़ार या लाख लोगों को रोज़गार दे पाए होते। अभी आपके जनपद में ढारा चीनी मिल है, जो 2-3 पुरानी चीनी मिलों के बराबर अकेले जो है पेराई करती है हर सत्र में, ये आप जानते हैं। और पहले के टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो चीनी मिलें बनी थी, वो किसान को भी नुकसान कर रहा था, गवर्नमेंट को भी नुकसान कर रही थी। अब नए सिरे से नए टेक्नोलॉजी के साथ चीनी मिलों की स्थापना जगह जगह जो है इसका डीपीआर बन रहे हैं, और नए चीनी मिलों की स्थापना जल्दी हो जाएंगे। खैर, मेरा ये सवाल इस वजह से था क्योंकि हम कुछ नया रोज़गार या कोई ऐसी नई चीज़ें किसी भी स्तर पे, बात चीनी मिल की नहीं है, कोई ऐसी फैक्ट्री या कुछ भी ऐसा हम नए रोज़गार कुशीनगर जनपद की आप बात करेंगे तो आपको बता दूं कि इस समय कुशीनगर पिछले 5 वर्षों में जितने रोज़गार के अवसर कुशीनगर जनपद ने दिया है, उससे पूर्व ऐसा नहीं था। अब आप देख लीजिए, आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज बन गया है, इसमें अभी 600-650 लोगों के लिए वैकेंसियाँ आनी हैं, जिसके टेंडर भी हो चुके हैं। इसके बाद से आपका एयरपोर्ट यहाँ शुरू हो गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो गया है, और तमाम तरह की योजनाएं अभी आपने देखा होगा। अभी एयरपोर्ट संचालित अभी नहीं है। अभी मेरी बात सुन लें आप, अभी आपने देखा होगा, अभी 10 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास करके गए हैं। कृषि विश्वविद्यालय यहाँ खुलने से तमाम छात्रों को जो दूर दूर तक जाना पड़ता था अपने ज़िले में, और अपने ज़िले की क्या बात करते हैं आप, मंडल से लगाए, बिहार एरिया से लगाए, तमाम जगह के छात्र यहाँ पे पढ़ाई लिखाई भी करेंगे और तमाम लोगों को रोज़गार भी यहाँ पे प्राप्त होना है। चलिए ठीक है, आप वो सारी बातें ठीक कर रहे हैं। ज़रूरी बात जो हम उस पर कर रहे थे कि वर्ष 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण है हर दृष्टिकोण से। लगभग हर लोकसभा में बड़े बड़े उम्मीदवार और हर स्तर के उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर ऐलान कर दिया, कुछ एक आध सीट को छोड़कर। कुशीनगर से ऐसे कायस लगाए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला कि यहाँ से पूर्व यहाँ पे विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य
चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का विपक्ष यानी इंडी गठबंधन से? सारे लोगों की अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस देश में समस्त नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वो किसी दल का हो या निर्दल हो। जिसकी जहाँ से इच्छा हो चुनाव लड़ सकता है। नहीं, मेरा सवाल बीच में ख़त्म नहीं हुआ। मेरा सवाल ये था, क्योंकि आप पिछले कई वर्षों तक आप उनके स्वयं प्रसाद मौर्य जी के काफ़ी करीबी रहे हैं, उनके साथ आपने कई सारे चुनाव देखे हैं, उनके साथ आप लोग समर्थक उनके रहे हैं। तो यदि वो यहाँ से चुनाव लड़े? नहीं, ये मैं रोकता हूँ आपको। मैं उनका समर्थक नहीं था। वह भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी से मंत्री थे, तो मैं उनके साथ लगातार था। इस समय हमारे विधायक पटौना सदर के मनीष जायसवाल जी हैं। जितना मैं उनके साथ रहता था, आज जो हमारे सदर विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से हम उनके साथ रहते हैं। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये मेरा कोई आरोप नहीं है या मेरा कोई मॉक माई वर्ड नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि यदि यहाँ से मौर्य जी चुनाव लड़ते हैं, स्वयं प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन से, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? आदरणीय विजय दुबे जी जब पिछली बार चुनाव लड़े थे 2019 में, उस समय मैं दूसरे लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार से जब यहाँ वापस आया था, उसके बाद से लगभग 20-25 दिन का समय बचा था चुनाव में, और पडरौना विधानसभा में हमने अपनी क्षमता के अनुसार बड़ी 5-6 मीटिंगें हमने करवाई थी। और हमारे समस्त साथी जो हमें चाहने वाले हैं, जो हमें स्नेह करने वाले हैं, सारे लोग एक साथ माननीय विजय दुबे जी के साथ खड़े थे। और विजय दुबे जी पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बन के आए हैं। आपने देखा होगा जिस दिन वो आए थे, हम और हमारे समस्त साथी आदरणीय सांसद जी के स्वागत में पूरी क्षमता के साथ लगे थे। तो इस बार विजय दुबे जी चुनाव लड़ेंगे तो पुनः अपनी पूरी क्षमता के साथ हम सारे लोग उनको जिताने में लगेंगे। और ये अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ नारा चल रहा है कि 8 लाख पार, तो निश्चित 8 लाख पार होंगे। उसका कारण क्या है कि पिछली बार उनके प्रतिद्वंदी जो थे, अब वो प्रतिद्वंदी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में हमारे माननीय सांसद हैं, और उनके साथ एक बड़ा वोट बैंक चलता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना है। तो निश्चित रूप से हम लोग इस बार 8 लाख वोट पाएंगे, चाहे विरोध में कोई व्यक्ति आके चुनाव लड़ें, स्वयं अखिलेश जी आके चुनाव लड़ें, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 8 लाख वोट पाएगी। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात को टैग कर देता हूँ। अखिलेश यादव कहते हैं PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। कॉन्स्टिट्यूशन वाइज देखा जाए तो कुशीनगर की जो आबादी है उस हिसाब से भी जो है ये काफ़ी समीकरण जो है ठीक बैठता है इनके, अगर जो जाति समीकरण को देखा जाए तो। और यदि मौर्य जी यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो थोड़ी कठिनाई तो होगी ज़रूर। पूरे देश को तो पता है ही, हमको लग रहा है कि पूरे दुनिया को पता है पिछड़ी समाज का सबसे बड़ा कोई नेता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और रह गई दलित की बात, तो आप सारे रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में जितना दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ था उतना किसी सरकार में नहीं हुआ है। आज दलित समाज भी माननीय मोदी जी को ही अपना नेता मानते हैं, पिछड़ी समाज भी माननीय मोदी जी को ही अपना नेता मानते हैं। और हम तो सिर्फ एक लाइन में कहेंगे, ना पिछड़ी ना दलित, समस्त सनातनी जो समाज है यानी समस्त हिंदू समाज जो है वो नरेंद्र मोदी जी को ही अपना नेता मानते हैं। और हिंदू समाज को तो छोड़ दीजिए, जो मुसलमानों की घर की महिलाएं हैं वो भी नरेंद्र मोदी जी को ही अपना नेता मानते हैं। चलिए ठीक है, एक राष्ट्रीय बात कर लेते हैं, क्योंकि आप खबरें तो सुनते ही और देखते होंगे। एक बड़ा मुद्दा बना आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। ठीक, मैं अगर जो ठीक ठाक साधारण शब्दों में बात कहूँ तो सामान्य भाषा में कहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो पार्टी को या सरकार को जो है चंदा देती हैं इस एवज में कि हमारे काम हो जाए या जो भी उनको फेवर मिलता हो जिस एवज में। तो ये पार्टियों को जो चंदा का लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है या इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, इस पर कोई इसको लेकर कोई सवाल जवाब नहीं हो रही है। जैसे स्वेच्छा की बात होती है, हमारी निष्ठा किसके साथ है? आपने भामा शाह का नाम सुना होगा। भामा शाह ने जंगल में रहते हुए महाराणा प्रताप को अपनी समस्त संपत्ति बेच के सेना बनाने के लिए दे दिया था। तो इस देश में एक से एक दानी हुए, इस देश में कर्ण जैसे दानी हुए, जानते थे कवच कुंडल दे दूंगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी दे दिए थे। तो सबकी अपनी स्वेच्छा, अगर कोई बांड के द्वारा किसी पार्टी को चंदा दे रहा है उस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? क्योंकि मेरा सवाल इस वजह से भी था क्योंकि इस पर सरकार ने भी टिप्पणी की, कोर्ट ने भी टिप्पणी की, यहाँ तक कि कोर्ट ने SBI को ये तक कह दिया कि आप इसके बारे में स्पष्टीकरण दें। मेरा सवाल तभी उठा कि इस पे सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए था,
या ये बताना चाहिए था कि ये कैसे मिला, क्या फेवर था या क्यों दिया गया? देखिए, आज स्थिति है कि चुनावी बॉन्ड के ऊपर इतनी चर्चाएं हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ मिल गए। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में गवर्नमेंट होने के बाद 6,000 करोड़ मिल रहा है। उन पार्टियों के बारे में बताएं जिनके 1-2 राज्यों में सरकार है और 2100 करोड़ रुपये चंदे पाए हैं। और उन बॉन्ड के चंदों की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। अभी आपने देखा होगा उड़ीसा का कांग्रेसी सांसद और झारखंड में अभी उनके यहाँ छापा पड़ा था, तो 1 हफ्ते पूरे लग गए थे ईडी वालों को पैसे गिनने में। वो पैसे कहाँ हैं? हमारे पास तो बॉन्ड है, हम तो उसके हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन पैसों का हिसाब कौन देगा जो कांग्रेस के लोग काले धन को जो जमा करके अपने कोठरियों में बंद कर रखे हैं? अच्छा, ऐसा नहीं लगता है मुझे, हो सकता है मेरी जानकारी बहुत कम हो, ऐसा नहीं लगता है कि पिछले 5-6 सालों में ये जो दो एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, ये कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हैं? शायद पहले भी सक्रिय रही हूँ, हम लोग को पता नहीं चलता था। ईडी और सीबीआई को लेकर जब भी कोई बात होती है तो सवाल सिर्फ या फिर शिकंजा वहीं कसा जाता है जहाँ पे वो गैर भाजपा या उस तरह की सरकार हो, जहाँ पे आपकी सरकार नहीं होती है, वहीं पकड़ा जाता है, वहीं कसा जाता है। यदि आपकी सरकार या आपकी पार्टी के लोग कोई उसमें शामिल हो जाते हैं तो फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जैसे इस देश को एक दीमक लग गया था, भ्रष्टाचार जो जितना करेगा वो इतना आगे जाएगा। तो उस दीमक को जब हटाए जा रहे हैं तो लग रहा है कि एजेंसियां जो हैं गलत कर रही हैं। आप उस समय के बारे में सोचिए, हमारा आपका जन्म उस समय हुआ भी नहीं था। इस देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। उस समय लोगों को जो स्वच्छ छवि के व्यक्ति थे उनको उठा उठा के जेल में बंद किए जा रहे थे। आज आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके ऊपर भी बैन लगा था, मीडिया पर भी बैन था इस पूरे देश में। तो क्या जो इतनी बुरी सरकार जिसने चलाया है, आपको लगता है कि कम भ्रष्टाचार किए होंगे? दिन रात ये भ्रष्टाचारी थे। एक एक की जड़ अब निकल के आ रहा है। मोदी जी जड़ खोद रहे हैं और एक एक का पता चल रहा है। तैयारी कैसी है, अब सीधी बात करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सिंबल पे ज़्यादा विशेष जोर दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव हमेशा कार्यकर्ता लड़ते हैं। और तैयारी की बात तो यह है कि पूरे 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव, गली-गली, शहर अभियान चलाया है। एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ लेवल पे काम किया है और हर कार्यकर्ता अपने आप को इस समय नरेंद्र मोदी समझ के इस चुनाव के महासंग्राम में है। और विपक्ष तो कहीं है ही नहीं। जनता के मन में सिर्फ मोदी बसे हैं। इसलिए तैयारी क्या करना है, तैयारी हो चुकी है, जनता ने मन में ठान लिया है। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये जो परिभाषा आपने भी लोकतंत्र की पढ़ी होगी, विपक्ष का नहीं होना जनता के लिए ठीक है? विपक्ष का नहीं होने का मतलब हमने यह नहीं कहा कि विपक्ष को हमने ख़त्म किया, जनता ने ख़त्म किया है। विपक्ष को इसलिए ख़त्म किया क्योंकि यह विपक्ष भ्रष्टाचारी था। यह विपक्ष लोगों का शोषण करने वाला था। आज भारतीय जनता पार्टी को आप देख लीजिए, 10 साल में जो उपलब्धियां हैं, विपक्ष 60-70 साल में ऐसा नहीं कर पाया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही, चाहे वो अटल जी की सरकार को आप देख लीजिए, अटल जी ने जितने काम किया, आज आप आसानी से जो है घंटे भर में गोरखपुर पहुँच जाते हैं। स्वर्ण चतुर्भुज योजना उन्होंने लागू किया, परमाणु परीक्षण कराया। माननीय मोदी जी ने गारंटी दिया, जिस चीज़ का उस गारंटी को उन्होंने पूरा किया। 370 हटाया। क्या किसी ने सोचा था? आप सोचे थे? आपने नहीं सोचा था, हमारे पुरखे नहीं सोचे थे। जिस दिन 370 हटा, सुषमा जी ने कहा कि मैं ये सोची थी कि जिस दिन कश्मीर जो है भारत के अभिन्न अंग हो जाएगा, उसके बाद मैं सुकून से मर पाऊंगी। और कुछ दिन बाद उनके साथ घटना भी हो गई। सोचिए वो कितनी प्रसन्न रही होंगी। बलिदानों के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हम लोग जब विद्यार्थी परिषद में काम किया करते थे तो हम लोग नारा दिया करते थे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी हुआ कश्मीर हमारा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कश्मीर में लाल चौक पे गए थे भारत का तिरंगा फहराने, इन कांग्रेसियों ने साजिश के तहत उनको जेल में बंद करा के रात में ही विष दे के मरवा दिया था। आप सोचिए, उस धारा 370 को खत्म होने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। और भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 370 खत्म किया। क्या आपने कभी सोचा था कि राम जन्मभूमि बनेगा? किसी ने नहीं सोचा था। राम जन्मभूमि पे मंदिर की ही बात कर रहा हूँ, किसी ने नहीं सोचा था। आप उन पार्टियों को, आपने कहा विपक्ष को ख़त्म करना क्या ठीक है? क्या उस विपक्ष का रहना सही है जो निर्दोष कारसेवकों के ऊपर गोलियां चलवाए? आज सारे सनातनी जाग उठे हैं। सबको पता है कि हमारी हक की लड़ाई कौन लड़ता है। इस देश का नाम जो है भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष ही रहे। यह हिंदुस्तान, इसका नाम हिंदुस्तान है ना, यह हिंदू स्थान है।
जो अन्य जातियाँ के लोग हैं वो भी अपनी 5-7 पीढ़ियाँ पीछे जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके भी बाबा परदादा जो है वो हिंदू ही थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य संघ चालक जी कहते हैं कि 5-7 पीढ़ियाँ पीछे जाने पे समस्त लोग हिंदू ही थे। तो ये हिंदू स्थान है, उनका मान स्वाभिमान क्या है? इस देश की आत्मा राम है और राम को ही आपने जो विस्थापित कर दिया। तो जो इस देश में राम को लाए हैं, जिसने 370 को हटाया है, जो गरीबों को राशन दे रहे हैं, जो गरीबों को शौचालय दे रहे हैं, जो गरीबों को मकान दे रहे हैं, जो आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं कि 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज होगा, तो फिर उसको जनता वोट नहीं करेगी तो किसको वोट करेगी? ठीक बात कहें। खैर, ये तो चर्चा का बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये सच है कि तमाम सारे मुद्दों को जिसने पार्टी ने, आपकी पार्टी ने जैसा कहा वैसा पूरा किया है। सवाल सिर्फ वही है जो मुख्य मुद्दे पे बिंदु में जो मैंने कहा कि युवाओं के लिए सरकार अब तक जो है कुछ ऐसा नहीं कर पाई। जो युवा हमसे मिलते हैं और कहते भी हैं कि हमें रोज़गार चाहिए, हमें काम चाहिए, सरकार अपने स्तर पे चाहे कुछ भी करे, या फिर उस स्तर पे जो सरकार महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाई। ये सवाल हमेशा बना रहा है और आज भी युवा उसी पे सवाल करता है या लोग उसी पे सवाल करते हैं। आप जब छोटे थे, आप हाई स्कूल में जब पढ़ने जाते होंगे, आप उम्र में हमसे छोटे हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी ही बात बताते हैं। जब हम लोग पढ़ने जाते थे और घर से अगर 50 रुपया मिलता था तो लगता था बहुत बड़ा पैसा पा गया, और वो 50 रुपया 2-3 दिन तक चलता था। आज 500 रुपये एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता उसका। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि देश डेवलपमेंट कर रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है। आय बढ़ रही है इसलिए पैसा का महत्व कम हो रहा है। तो अगर ये आप समझ रहे हैं कि बहुत महंगाई है, तो महंगाई नहीं है ये। दूसरी बात रोज़गार की है, तो एक भ्रम फैला हुआ है कि सरकारी नौकरी ही रोज़गार है। मैं बता दूं आपको कि अभी मीडिया वर्ग के लोग ही, कल जो है आज तक चैनल पे माननीय मोदी जी आए थे और कलीपुरी जी जो डिप्टी CMD हैं वो कह रही थी कि एक होता है ड्राई डे, सूखा दिन, और जब से मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं इस देश में कभी ड्राई डे नहीं आया, कुछ न कुछ होता है। तो मोदी जी जब से आए इस देश में, तो वो एक जो आप बता रहे हैं कि रोज़गार की बात, आप देखिए इन्वेस्टर समिट आपके प्रदेश में इतना बड़े स्तर पे हो रहा है, तो वो सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोज़गार नहीं है। स्टार्टअप इंडिया की बात करिए, 10 साल पहले 100 से ज़्यादा स्टार्टअप नहीं था, आज लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन है स्टार्टअप का। स्टार्टअप हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं फील्ड में, तो वो भी तो रोज़गार है। तो रोज़गार बढ़ रहे हैं, कैसे नहीं बढ़ा? अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बना है, उसमें रोज़गार मिलना है। कृषि विश्वविद्यालय बन रहा है, उसमें रोज़गार मिलना है। गोरखपुर में फर्टिलाइजर अभी देखिए ओपन हुआ है। हम अपने लोकल बता रहे हैं, पूरे देश की तो बात ही छोड़ दी, पूरे देश में तो बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम हो रहे हैं इस समय। तो हमारे साथ इन तमाम सारे तीखे, कड़वे और हर तरह के सवालों का जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी के कुशल कार्यकर्ता और छात्र संघ कुशीनगर से छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष ऋतिक सिंह गौतम ने। इन्होंने बड़े सरल और आसान शब्दों में बताया किस तरीके से इनकी पार्टी ने तैयारियां कर रखी हैं और चुनाव में क्या मुद्दे होंगे। खैर, मुद्दे तो जनता ने तय किए हैं कि किस मुद्दे पे उसे वोट करना है और किसे वोट करना है। ये तमाम सारी बातें आपसे भी होती रहेंगी और आप हमारे चैनल पर लगातार देखते रहेंगे। आपकी बात, हमारी बात और जनप्रतिनिधियों की बात सुनते रहेंगे। मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है अनुराग। शुक्रिया।